हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्यिक नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा का प्रथम खंड, क्या भूलूं क्या याद करूं। फ्रेंड, हम मूल पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं जो कि हिंदी साहित्य से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आज हम इस आत्मकथा का भाग 39 पढ़ रहे हैं, तो चलिए अध्ययन शुरू करते हैं। कई कविताएं लिखते हुए अनायास रानी भी मेरे दिमाग में रही हो तो मैं नहीं कह सकता। पाप मेरे वास्ते है नाम लेकर आज भी तुझको बुलाना। पंक्ति से आरंभ होने वाले गीत में शायद एक झलक उसकी भी देखी जा सकती है। कवि के मुख से कभी कभी भविष्यवाणी भी निकल जाती है। श्री कृष्ण पर लिखी कविता में मैंने कहा था, जानता हूँ मैं कि तुमको जिंदगी की मुश्किलों ने तोड़ डाला। काश मेरी लेखनी से ये पंक्तियाँ न उतरती। श्री कृष्ण में कुछ ऐसी दुर्बलताएं थी और किसमें नहीं होती कि वह अपनी ज़िंदगी को कभी आसान न बना सका, लेकिन वह टूटा साध न था। मुझे इन पंक्तियों को लिखते हुए बड़ा क्लेश हो रहा है कि अभी कुछ ही महीने हुए कि उसकी एकमात्र संतान, उसका एकमात्र जवान बेटा ट्रक के नीचे दबकर मर गया और श्री कृष्ण सचमुच अब टूट गया है। कौन इतने बड़े सदमे से न टूटता। वह मुझसे बहुत दूर पर नहीं है, पर मेरी हिम्मत नहीं होती कि उस ध्वंसावशेष के सामने जाकर खड़ा हूँ। शायद वह जानता भी नहीं कि कोई कविता मैंने उस पर लिखी थी, न शायद रानी ने ही उपर्युक्त कविता में अपनी झलक देखी होगी। कविता की दुनिया से अब बहुत दूर चली गई है। नारी पुरुष विशेष को पाकर योग्य अयोग्य होती है। रानी ने यशपाल को मन से वरण कर लिया था और वय और वयोचित भावनाओं के उतार चढ़ाव के बावजूद अंत में उसने उन्हीं से शादी की। रानी में जो कर्मलिप्ति, श्रमशीलता और व्यवहारिकता थी, वह यशपाल सा दृढ़ संकल्प, उद्यमी और आत्मविश्वासी कलाकार पाकर पूर्ण रीति से उभरी, जो श्री कृष्ण ऐसे अकर्मण्य, भावुकता जर्जर और भाग्य निर्भर व्यक्ति के संसर्ग में दब गई थी। पुरुष का भाग्य अपना पौरुष है, वही उसका भगवान है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं पौरुषुम नृषुम हूँ, अर्थात पौरुष में नर माही। श्री कृष्ण में भगवान कृष्ण का यही रूप नहीं था, पौरुष, इसलिए वह अपने भाग्य का निर्माण नहीं कर सका। भाग्य की ओर देखता रहा कि वह उसका निर्माण कर दे, और भाग्य ने उसे विध्वस्त करके एक खंडहर सा बना कर छोड़ दिया है। लेकिन सब कुछ विश्लेषण करने के बाद शायद किस्मत भी कोई चीज़ है। शेक्सपियर के किसी समालोचक ने उसके बारे में लिखा है कि उसके नाटकों में कैरेक्टर इज डेस्टिनी, वृत्ति ही किस्मत है, और वृत्ति का चुनाव हम नहीं कर सकते। उसमें थोड़ा बहुत बदलाव हम कर ले, पर किस्मत बड़ी सनकी और क्रूर विनोद प्रिय भी है। कभी कभी केवल अपने कौतूहलवश दो ऐसे व्यक्तियों का साथ कर देती है जो अपनी वृत्तियों में एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। श्री कृष्ण और रानी को वर्षों के लिए एक साथ कर देना किस्मत का, मैं समझता हूँ, एक ऐसा ही क्रूर कौतुक था। किस्मत के बारे में मेरी जवानी के दिनों में एक गज़ल गाई जाती थी, बड़ी लोकप्रिय थी। उसकी दो पंक्तियाँ मुझे अब भी याद हैं। दो फूल साथ फूले किस्मत जुदा जुदा है, एक शाह नामवर है, एक राह का गधा है। गधा फारसी में फ़कीर को कहते हैं। एक दिन एक ही नगर में वृद्ध होते हुए कृष्ण सूरी और श्रीमती प्रकाशवती पाल को देखकर इन पंक्तियों का शूल सत्य एक बार फिर मेरी छाती को हूल गया था। जीवन के तीव्रतम अनुभवों से केवल एक बार गुजर कर मनुष्य उनसे मुक्त नहीं हो जाता। पिछले 7-8 महीनों में जो घटा था वह बीत चुका था और कभी लौटने वाला नहीं था, किंतु भौतिक धरातल पर, मानसिक धरातल पर वह हर दिन लौटता था। दिन में कई बार लौटता था, किसी बात को भुलवाने के लिए, संभवतः
प्रकृति का यही तरीका है कि बार बार उसकी याद दिलाई जाए। जिस घर में रानी 30 मास रहकर गई थी, उसकी छत पर छतियों कमरों से कितनी प्रिय अप्रिय स्मृतियाँ छोड़ गई थी। जिस घर में वह 5 महीने श्री कृष्ण के साथ रहे थे, उससे भी कितनी कटु कष्टदायक मारक यादें जुड़ी थी। और उसी के नीचे से होकर कम से कम दिन में 2 बार मैं आता जाता था, उस जगह से होकर भी जहाँ मैं एक सूनी संध्या को बेहोश होकर गिर पड़ा था। वहाँ पहुँचते ही उस समय की सारी घटना जैसे मेरी आंखों के आगे फिर से अभिनीत होती थी। साइकिल के पैडल पर मेरे पाँव डगमगाते थे और मुझे लगता था कि मैं गिरा। यह मैं कर सकता था कि उधर से जाऊं ही नहीं, पर न जाने कौन शक्ति मेरी साइकिल का हैंडल उधर ही घुमा देती थी। और वे सब जगहें बाहर से अधिक तो मेरे अंदर थी। उनसे मैं किनारा कशी कर सकता था। अपने से भागकर कोई कहाँ जा सकता है? यह मैं उस वक्त भी जानता था कि उनको और उनसे संबंध को बार बार याद कर, बार बार भोग जी कर ही उनसे छुटकारा पाया जा सकता है। घटनाएं तो अपना मूल्य ले गई, उनकी यादें भी अपना मूल्य उगाहेंगी। जैसे किसी भीषण तूफान के बाद कोई बाहर निकले यह देखने की क्या टूटा फूटा, क्या उड़ उजड़ गया, क्या बच रहा, वैसे ही मैं भी निकला। कुछ भी अपनी पुरानी शक्ल में न दिखा, न जड़ में न चेतन में, सिवा एक चीज़ के, अपनी कविता की। खयाम के खेमों को यह भयंकर बवंडर भी न उड़ा सका। मधुशाला ज्यों की त्यों खड़ी थी, अपने सब कलश कंगूरों गुंबदों मीनारों के साथ। मधुशाला अपने गीतों को उन्हीं पहले के मोहक और मादक स्वरों में गा रही थी, जैसे उस प्रबल प्रवंजन के गर्द गुबार ने उसके गले को छुआ ही न हो। गनीमत है जो बचा है, पहले उसी को संभालें। पंडित पद्मकांत मालवीय मधुशाला को भूल ही गए थे। सुग्रीवों शुद्धिमों ही बिसारी पांडुलिपि को लिए साल होने को आए थे और अब तक केवल 2 फर्में छपी थी, वे भी 8-8 पेजों के, यानी कुल 16 रुबाइयाँ। इस गति से तो 8 बरस से ऊपर लगेंगे। और धीरज मुझे अब 8 दिन के लिए भी नहीं था। मेरे मन में एक आशंका उठी। मालवीय जी ने अपनी रुबाइयों का संग्रह रुबाइयाते पद्म के नाम से निकाला था, शायद डर के मारे कि वे मेरी मधुशाला को प्रतियोगिता में नहीं लाना चाहते थे, कम से कम जब तक उनकी कविता न बिक जाए। मैं गलत भी हो सकता हूँ। संभव है मालवीय जी की प्रेस संबंधी कठिनाई वास्तविक ही रही हो, पर अब मुझे अपनी कविता की उपेक्षा अथवा उसके प्रति उदासीनता सह न थी, खासकर जब उसके लिए मेरी कविता के प्रेमी बेकरार हो रहे थे। मैंने गप्पू चाचा, बाबू राम नामा प्रसाद, एडवोकेट, हाई कोर्ट से राय ली। लिखत पढ़त में कुछ था नहीं। उन्होंने अभ्युदय प्रेस को मेरे वकील की हैसियत से एक नोटिस दे दी, जिसका सार यह था कि साल भर से आप मेरे मुवक्किल की पांडुलिपि लेकर रखे हैं और छापने में टाल मटोल कर रहे हैं, जिससे उसकी आर्थिक हानि हो रही है। अब अगर 1 सप्ताह के अंदर मधुशाला प्रकाशित न कर दी जाएगी तो मेरे मुवक्किल को यह अधिकार होगा कि वह अपनी पुस्तक किसी दूसरे प्रकाशक को दे दे या स्वयं प्रकाशित कर दे। गप्पू चाचा ने मुझे यह सलाह दी थी कि अब ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि जिस दिन नोटिस की तारीख खत्म होती हो तो उसके दूसरे दिन किताब बाजार में आ जाए। कोई नया प्रकाशक मेरी पुस्तक लेकर इतनी जल्दी बाजार में नहीं ला सकता। अपनी पुस्तकों का प्रकाशक मैं स्वयं नहीं होना चाहता था। लेखक का स्वयं प्रकाशक होना मैं उस समय भी गलत समझता था और आज भी समझता हूँ, पर इस परिस्थिति में स्वयं प्रकाशक बनने के अतिरिक्त कोई चारा न था। उन दिनों कागज़ उधार किस्तों पर मिल जाता था, छपाई भी होती थी। मैंने तय किया कि अब से रात वाली ट्यूशन से जो रुपए मिलेंगे वे कागज़ छपाई की किस्तों पर जाएंगे। छोटे से छोटे साइज में और केवल 1000 प्रतियाँ छापने की योजना बनाई। प्रकाशन संस्था का नाम सुषमा निकुंज रख दिया।
स्वामित्व पिताजी के नाम से कर दिया। पिताजी को एक पत्र प्रकाशन कार्यालय का जीवन भर का तजुर्बा था। सोचा उनसे कुछ सहायता मिल जाएगी। बिक्री आदि को वे देख लेंगे। घर पर बेकार बैठे हैं, कुछ काम उनकी रुचि का मिल गया तो करना पसंद करेंगे और उनका मन भी लगा रहेगा। उनसे सलाह मशविरा किया तो अपना सहयोग देने को तैयार हो गए। उन दिनों कायस्थ पाठशाला प्रेस नया नया खुला था। कायस्थ पाठशाला का मैं पूर्व विद्यार्थी था। उसके प्रबंधक भी मधुशाला के प्रेमी थे और बहुत दिनों से उसकी प्रतीक्षा में थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं कागज़ का प्रबंध कर दूं तो वे सप्ताह भर के अंदर पुस्तक छाप देंगे। जल्दबंदी भी प्रेस में ही करा देंगे। बिल जाएगा जिसे मैं सुविधा से चुका सकता हूँ, एक साथ या किस्तों में। मांग देखते हुए अच्छी बिक्री की उम्मीद थी ही। आनन फानन सारा प्रबंध किया गया। अभ्युदय प्रेस के लिए सप्ताह के अंदर किताब निकालना असंभव था। मालवीय जी ने समझा यह मेरा मधुशाला जल्दी प्रकाशित कराने का हथकंडा है, लेकिन जिस दिन नोटिस की तारीख खत्म हुई उसके दूसरे ही दिन मधुशाला छपकर तैयार थी। पॉकेट साइज में, मूल्य 1 रुपया मात्र और आकार में सबके पॉकेट में पहुंचने योग्य। मैंने प्रयाग में कुछ पुस्तक विक्रेताओं को खबर कर दी थी। उनसे अन्य स्थानीय और कतिपय बाहर के विक्रेताओं को भी खबर लगी। विक्रेताओं के लिए 1/3 कमीशन था। मेरे लिए यह सुखद आश्चर्य ही था कि बहुत बड़ी संख्या में किताबें प्रेस से ही नकद दाम देकर उठा ली गई थी। प्रेस प्रबंधक ने छपाई का चार्ज काटकर कुछ रुपए मुझे ही दिए, जिससे कागज़ के दाम चुकाने में आसानी हुई। इस प्रयोग की सफलता से संतुष्ट होकर मैंने खयाम की मधुशाला भी छापने को दे दी और वह भी पॉकेट साइज में। अप्रैल में ही छप गई। विक्रेताओं के थोक अथवा पाठकों ने खुदरा जैसे ही ऑर्डर आते पिताजी उससे संबद्ध सारा काम देखते। स्वयं प्रकाशक होकर भी मैंने प्रकाशक का झंझट एक दिन भी न जाना, जिससे मैं बहुत घबराता था, क्योंकि मुझे आशंका थी कि उससे मेरे यत्किंचित सृजन में बाधा पहुंचेगी। अर्जक और व्यवसायी का समन्वय मैं अपने में नहीं कर सकता था। बहुतों ने सफलतापूर्वक किया है, मुझे उनसे ईर्ष्या है। विवाह मध्यवित्त परिवारों में भावनात्मक से अधिक व्यवहारिक समस्या है। कोई 2 रोटी पोकर खिलाए, प्रस्तावों की कमी नहीं थी। छोटे भाई ने दूसरी शादी कर ली बादा में ही, जहां उनकी पहली शादी हुई थी। उनकी बदली इलाहाबाद हो गई। बैंक का काम करते थे। हिसाब किताब में वे माहिर थे। सुषमा निकुंज का भी हिसाब रखने लगे, पिताजी का हाथ बटाकर। अप्रैल के अंत में अथवा मई के आरंभ में इंदौर में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का वार्षिक उत्सव होने वाला था। सबसे बड़ा आकर्षण यह था कि गांधी जी उसका सभापतित्व करने वाले थे। मेरा मन कुछ परिवर्तन के लिए भी व्यग्र था। मैंने इंदौर जाने का कार्यक्रम बना लिया। श्यामा को साथ के लिए नई देवरानी मिल गई थी। यात्रा की एक तस्वीर न जाने क्यों मेरे मन में अस्पष्ट है। 3रे दर्जे के डिब्बे में बैठा था। महादेवी जी और नवीन जी उसी डिब्बे में थे। महादेवी जी एक बेंच पर सो रही थी और नवीन जी उनके सिरहाने बैठे प्रेम से उनके मुंह पर पंखा झल रहे थे। हम लोग एक दिन को खंडवा रुके थे। माखनलाल चतुर्वेदी ने सबको अपने यहाँ ठहराया था। संध्या को एक हाल में कवि सम्मेलन हुआ था, जिसमें महादेवी जी, नवीन जी और मैंने कविता पढ़ी थी। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में इतना ही। इस आत्मकथा से संबंधित आगे की घटनाओं को जानने के लिए हम अगला सेशन ज्वाइन करेंगे। वीडियो यदि आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।